हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, ये पेपर आपका यूआरटीएस 9 नंबर का है और ये आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 45 क्वेश्चन है इसमें और इसका टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और मेंडलिज्म। ठीक है ना। तो बच्चों ये मॉडल पेपर है और इसके में 3 टॉपिक हैं, 6, 7, 8 को मिला के इसमें दिया गया है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 91 डिस्कस करते हैं आपके साथ। टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कठिन है भाई। कठिन इसलिए है इसमें कि इसमें इसकी लैंग्वेज को बच्चे समझ नहीं पाते और यहाँ पे इसका आंसर है 4th। कैसे जरा देखो। एक्चुअल में जो एंथर होता है, ये देखिए ये एंथर है और टिपिकली जो है बाइलोब्ड होता है। ठीक है ना। और ये जो बाइलोब्ड है, ठीक है ना बच्चों, तो ये जो बाइलोब्ड है, ये बाइलोब्ड है। ये देखिए जरा, ये 2 प्रकार का मामला है। ये या तो यूनिलोब्ड होगा जो कि रेयर होता है, ठीक है, और जो कि तुम्हारा बाइलोब्ड है। तो अगर ये यूनिलोब्ड है तो ये ऐसे होगा और अगर ये बाइलोब्ड है तो ये ऐसे होगा। ये देखिए जरा, ऐसे होगा। समझ गए ना। तो यूनिलोब्ड तो रेयर है, होता ही नहीं, छोड़ दो उसको, तुम बाइलोब्ड ही पकड़ के चलो। तो ये जो है तुम्हारा बाइलोब्ड है, ठीक है ना। और यूनिलोब है लेकिन एक ही प्लांट में मिलता है, ऑसिथोबियम में, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए तुम यूनिलोब को तो तुम छोड़ ही दो, भूल ही जाओ कि यूनिलोब कोई चीज है, होता है लेकिन तुम इसको छोड़ दो। ठीक। अब आ जाओ बाइलोब में। अब बाइलोब के अंदर क्या है, ये 2 लोब देखो बने हुए हैं। एक है तुम्हारा L1, एक है L2। ऐसे समझो जरा इसको, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये L1 के अंदर अगर इस जगह से, जैसे ये एंथर है, देखो इस तरह से है मामला, ठीक है ना। ये 2 खांच, इसकी 2 ग्रुप बन गए। अब अगर ये लंबाई में डिवाइड कर जाए, एक लोब ये, एक लोब ये, ईच लोब डिवाइडेड इन 2 थीका हो जाए तो उसे कहा जाएगा डाइथीकस। अब ये डिवाइड यहां से कर जाए ऐसे, ये और ये ऐसे। अब समझना जरा। तो ये अगर डिवाइड कर जाए, ये ईच लोब इज डिवाइडेड इन 2 थीका, ये बन गया T1, ये बन गया T2, ये इधर T1, ये इधर T2, ये डाइथीकस हो जाएगा। और अगर नहीं डिवाइड होगा तो ये मोनोथीकस बना रहेगा। यानी इसके बाइलोब के अंदर फिर 2 कंडीशन आ गई, एक हो गया मोनोथीकस और एक तुम्हारा क्या हो गया बताओ, डाइथीकस। ठीक है ना, मोनोथीकस और डाइथीकस। ठीक। अब देखो जरा, मोनोथीकस जो है वो एज इट इज रहेगा ऐसे, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ। और ये देखिए साहब, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गई। ठीक। अब ईच लोब हैव 2 थीका। अब देखो ये L1 है, ये L2 है, तो इसके पास एक एक थीका, एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। यहां पे क्या है, इस जगह पर ये देखिए जरा, ये चीज जो है ऐसे डिवाइड कर गई। तो ये है L1 L2 तो था ही पहले से, ये हो गया T1 T2, ये T1 है और ये T1 है और ये T2 हो गया। तो ईच लोब हैव 2 थीका, तब बना जाके डाइथीकस। जो ये मोनोथीकस और डाइथीकस जो नाम दिया गया, नेमिंग की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ लोब जो डिवाइड हो रहे हैं उसके आधार पे दी गई। लोब अगर नहीं डिवाइड होगा तो मोनोथीकस। मोनोथीकस कंडीशन कहां मिलेगी, मालवेसी मिलेगी। इसलिए तुम्हारी किताब की ये लाइन है कि इसमें जो है बाइलोब टेट्रास, जनरली टिपिकल है बाइलोब्ड होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। अगर डाइथीकस है तो टेट्रास्पोरेंजिएट होगा। अगर ये मोनोथीकस है तो ये बाइस्पोरेंजिएट है। ये देखो जरा, ये बाइस्पोरेंजिएट, ठीक है, बाइस्पोरेंजिएट। और ये जो है तुम्हारा, ये होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है ना। ये देखो टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लंबाई में ग्रुप बनता है, लंबाई में ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, और यहाँ क्या लिखा था, ट्रांसवर्स। ये मामला गड़बड़ था, इस वजह से ये इनकरेक्ट पूछा गया इसमें। टिपिकल एंथर एंड द एक्सेप्ट, है ना, ये एक्सेप्ट लिखा है तो ये सही है। डाइथीकस कंडीशन इन ईच लोब, देखो लिखा हुआ इन ईच लोब। ठीक। 4 लेयर तो तुम्हारी पाई जाती है। एक एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे तुम्हारी एंडोथीसियम हो गई, मिडिल लेयर हो गई, टेक्टम की लेयर हो गई। और इन 4 में जो 3 है वो तुम्हारे आउटर लेयर हो गई तुम्हारी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। और टेक्टम की लेयर जो होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप बिकम पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया
माइक्रोस्पोर ठीक लिखा है, और पॉलिन से ए भी सही हो गया। हमेशा याद रखिए, देखो भाई, जब माइक्रोस्पोरेंजियम चेंज होती है पॉलिन सैक में और माइक्रोस्पोर डेवलप होता है पॉलिन ग्रेन में। जो माइक्रोस्पोरेंजियम नाम तभी तक चलेगा जब तक वो माइक्रोस्पोर के फॉर्म में है, और जैसे ही पॉलिन ग्रेन बना तो माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम क्या हो जाएगा? पॉलिन सैक। मेरी बात समझ गए ना? तो मतलब कहने का मतलब ये है, इंसान बदला उसके घर का नाम भी बदल गया। पहले कौन था? माइक्रोस्पोर। तो क्या था? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर काहे में डेवलप हुआ? पॉलिन ग्रेन में। तो उसके घर का नाम भी बदल गया, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या हो गया? पॉलिन सैक हो गया। ठीक है, और ये आंसर हो गया इसका, फोर्थ आंसर होगा। यहाँ लॉन्गिट्यूडनली अगर लिखा होता लॉन्गिट्यूडनली तो ये सही हो जाता मामला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 92 इधर से। पॉलिनेक्साइन हार्ड एंड मेड अप, ये आसान सवाल था। स्पोरोपॉलिनिन, ठीक है ना, काहे का बना होता? स्पोरो हार्डेस्ट मैटर ऑफ द प्लांट किंगडम, उसको रेजिस्टेंट देता है और उसकी एक तरह से प्रोटेक्शन करता है स्पोरोपॉलिनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। चलिए देखते हैं। ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पॉलिन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डिसोसिएट पॉलिन ग्रेन फॉर्म टेट्राड एंड रिफर टू एज द माइक्रोस्पोर, ये गलत है। देखो भाई, माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन का कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। जब ये देखो, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है बताओ? माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक, यहां लिख दो, ये है माइक्रोस्पोर, दिस इज द माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड है। अब जब ये डिसोसिएट होगा, इसकी कैलोस की वॉल होती है इसके चारों तरफ, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये चारों माइक्रोस्पोर अलग हो गए। ये देखिए साहब, ये माइक्रोस्पोर है, रिडक्शन डिवीजन तो हो ही चुका था, ये सेपरेट हुए तो ये क्या बन गए बताओ? माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर जो हैं वो डेवलप होते हैं पॉलिन ग्रेन में। ये देखिए साहब, यहाँ पे ये दो सेल बनती हैं, एक बनती है ट्यूब सेल और एक बनती है जनरेटिव सेल। समझ गया ना मेरी बात? तो ये है तुम्हारा पॉलिन ग्रेन, ये है माइक्रोस्पोर। ठीक, पॉलिन ग्रेन इज दैट स्ट्रक्चर विच इज रेडी फॉर द पॉलिनेशन, वो पॉलिन ग्रेन है। और माइक्रोस्पोर जो होता है हमेशा यूनिसेलर होता है, ये फर्क है दोनों में। ये पॉलिन ग्रेन है। पॉलिन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जो पॉलिनेशन के लिए रेडी है। ठीक है ना? अब देखो जरा स्टेटमेंट, डिसोसिएट पॉलिन ग्रेन, ये डिसोसिएट माइक्रोस्पोर होते हैं। फ्रॉम टेट्राड, ये गड़बड़ हो गया। रिफर टू एज अ माइक्रोस्पोर, ये गड़बड़ हो गया। तो पॉलिन ग्रेन ही अलग होते हैं, क्या अलग होते हैं बताओ? माइक्रोस्पोर। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है, स्पोरोपॉलिन कंसीडर नॉन बायो, ये भी सही है। टिपिकल एंथर डाइथिकल टेट्रास, ये भी सही है। समझ गए भाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया तुम्हारा सेकंड। ठीक है, आगे देखिए जरा। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन लेवल असर्शन रीजन, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो जरा, इसमें जो है एपोमिक्स इज इंपॉर्टेंट इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, सही लिखा है बिल्कुल, ठीक है ना। एपोमिक्टिक सीड देयर इज, यहाँ पे सेग्रीगेशन लिखा हुआ, ठीक है ना, और जबकि होना क्या चाहिए था? नो सेग्रीगेशन। तो ये गड़बड़ी है, ठीक है ना भाई। देखो, एपोमिक्सिस का मतलब नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। उससे जो सीड बनेगा वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होगा, और कैरेक्टर कभी भी सेग्रीगेट नहीं होते। और यहाँ क्या लिख दिया इन्होंने? सेग्रीगेट, स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? ए ट्रू है, आर क्या बताओ? फॉल्स है, थर्ड आंसर। ठीक, द मेल गैमेटोफाइट टिपिकल एंजियोस्पर्म इज, ठीक है। अब इसमें देखो, सराउंडेड बाय सिंगल लेयर, गलत हो गया। वॉल प्रोटेक्टेड बाय स्पोरोपॉलिनिन, सही है। मोस्टली 3 सेल नहीं होता, मोस्टली 2 सेल्ड होता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। अच्छा, अब इसमें कैन बी स्टोर लिक्विड, ये सही हो गया। तो बी और डी सही हो गया, ये आंसर थर्ड हो गया। ठीक, हिबिस्कस, इसमें जो है मल्टी कार्पली सिनकार्पस। तुम्हारी किताब में 3 डायग्राम बने हुए हैं, एक बना हुआ है हिबिस्कस का, ठीक है ना, एक बना हुआ है तुम्हारा पेपावर का, ठीक है, ये भी आप कर लेना, पेपावर है, और एक बना हुआ है तुम्हारा माइकेलिया का, चंपा। समझ गए भाई? ठीक, ये है तुम्हारा मल्टी, ध्यान रखना जरा, मल्टी कार्पेली, ये भी मल्टी कार्पेली है, ठीक है ना, और ये भी मल्टी कार्पेली। ठीक, अच्छा, फिर देखो जरा,
ये है तुम्हारे सिनकार्पस, ये भी सिनकार्पस है, और माइकेलिया जो है ये है एपोकार्पस। ये तीन याद रखिएगा जरा, ठीक है भाई। आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक। 96 का थर्ड, ठीक है। अच्छा, एन ओवरी यू में हैव सिंगल ओव्यूल एंड मैनी ओव्यूल। अच्छा, ठीक है। देखो ये आंसर जिसका वीट है, सिंगल ओव्यूल, एक ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा, और कई है तो क्या हो जाएंगे, कई सीड बनकर फॉर्मेशन होता है। तो जो तुम्हारा सिंगल ओव्यूल वाला मामला है, ठीक है ना। अब इसमें देखो वीट वाला, जो वीट तो आंसर है ये सिंगल ओव्यूल वाले में। सिंगल ओव्यूल वाले में और दो एग्जाम्पल है, एक पैडी भी है, ठीक है ना, और एक मैंगो है, दो है, तो एनसीईआरटी के। और इसमें जो है मैनी ओव्यूल वाले में आपके दो एग्जाम्पल और है ऑर्किड के अलावा। एक है तुम्हारा वाटरमेलन, क्यों भाई, एक है वाटरमेलन, और एक और है तुम्हारा पपाया, ठीक है ना, पपाया ये है, ठीक। और एक तुम्हारा दे ही रखा है ऑर्किड। तीन तीन एग्जाम्पल है दोनों के, याद रखिएगा जरा। आंसर क्या हो गया? थर्ड। आगे आओ, ये तो बहुत आसान सवाल है। ये ऊपर वाली जो सेल है ए फॉर एंटीपोडल, तुम याद कर लो, ठीक है ना। ये एंटीपोडल सेल है, ये सेंट्रल सेल है, ठीक। ये दोनों सिनर्जिड सेल है, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो देखो जरा, इसका आंसर बन जाएगा, थर्ड आंसर है, ठीक है भाई। अच्छा, फिर देखो जरा क्वेश्चन नंबर 99, जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी और एक तुम्हारा होता है जिटेनोगेमी, एक होता है जीनोगेमी, और एक तुम्हारा होता है एक होता है तुम्हारा ऑटोगेमी। एक्चुअल में क्या है, पूरे पॉलिनेशन को दो भाग में बांटा गया है, ऑटोगेमी, एलोगेमी। एलोगेमी को दो भाग में बांटा गया, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। तो सबसे इसमें जो है जिटेनोगेमी में क्या होता है, फ्लावर अलग अलग है, शुरू से चलते हैं। ऑटोगेमी में प्लांट एक, फ्लावर एक। जिटेनोगेमी में प्लांट एक, फ्लावर अलग अलग, और जीनोगेमी में प्लांट अलग अलग। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट अकर, ठीक है ना। तो थर्ड आंसर होगा इसका। विच ऑर्गेनिज्म में मैसलन स्टॉल ने क्या यूज किया था? ई कोलाई। और टेलर ने क्या यूज किया था? विसिया फेवा। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट देम ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें कैरेस्टोगेमी इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रू, ये ट्रू है। अच्छा, फ्लावर यक्का, ये भी सही है, ठीक है। एंटीमोफिलस हैव लार्ज फेदरी स्टिग्मा, ये जो कैरेक्टर है ये एनिमोफिलस का है, यानी कि विंड पॉलिनेशन वाले का है, ठीक है ना, एनिमोफिलस का, ठीक। और जिटेनोगेमी जो है जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन, ये गलत हो गया। जेनेटिकली क्रॉस नहीं, क्योंकि प्लांट एक है ना, तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर इसको उठा के इधर कर दें और इसको उठा के इधर कर दें तो ये सही हो जाएगा। तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो दो ट्रू दो फॉल्स, सेकेंड आंसर हो गया, ठीक है भाई। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एसोसिएटेड विद द विंड पॉलिनेशन प्लांट, ठीक है। अब इसमें देखो, ये सही है, लार्ज फेदरी स्टिग्मा, फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, ये भी सही है, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन, ये भी सही है, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, ये भी सही है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग अराउंड द स्टिग्मा, ये गलत हो गया। देखो म्यूसिलेजिनस कवरिंग तुमको कहां मिलेगी? जो विंड, वो पानी के द्वारा जिनमें पॉलिनेशन होता है। और नेक्टर रिच, ये नेक्टर रिच होगा नहीं, नेक्टर रिच वो होंगे जो इंसेक्ट के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा होते हैं, उनको स्मेल से वो अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो एयर को तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। डायमीटर ऑफ द पॉलन ग्रेन, जो लर्निंग सवाल है, 25 से 50 होता है, एनसीईआरटी का डाटा है। कॉन्टिन्यूअस सेल पॉलिन, अगर लगातार सेल पॉलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग होगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा, इसमें रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, समझ गए भाई, इनब्रीडिंग हो जाएगा। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा होगा तो ये चीज नहीं होगी। तो इससे 104 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड बी नीडेड फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अगर डाइसियस प्लांट है, ठीक है, और इसमें जो है फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी नीडेड,
देखो भाई बात सुनो, डाइसियस प्लांट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझा जाए। और एक बात आपको बता दी, याद रखिएगा हमेशा मोनोसियस डाइसियस वर्ड जो यूज होता है वो प्लांट के लिए यूज होता है, और यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल जो वर्ड यूज होता है वो फ्लावर के लिए यूज होता है। अब इन्होंने कहा सब डाइसियस प्लांट है, तो डाइसियस प्लांट का मतलब ये हुआ कि मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। और जब प्लांट अलग अलग हो गए तो फ्लावर भी अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमको जो इमेस्कुलेशन नहीं कराना पड़ेगा, बाकी सब काम कराने पड़ेंगे। तो बैगिंग हमें कराना पड़ेगा, डस्टिंग कराना पड़ेगा, रीबैगिंग कराना पड़ेगा, ये नहीं कराना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 106 एक्साइन ऑफ द pollen grain स्पोरोपोलिन बिल्कुल सही है, ठीक है। pollen grain many species cause severe allergy, ए भी सही है, बी भी सही है। सी pollen grain of the rice and wheat remain viable for several months, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ होगा। नो एंजाइम दैट डिग्रेड, ये भी सही है। तो यहाँ पे सेवरल मंथ नहीं होगा, यहाँ पे होगा मिनट्स में, ठीक है ना। इस जगह पे होगा 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक भाई। तो ये आंसर ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको देखते हैं जरा। टू ट्रेट ऑफ जीन स्पीसीज कैपिटल टी स्मॉल टी सही है। इंडिविजुअल ए फॉर दैट स्पीसीज गैमीट विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इक्वल प्रोपोर्शन इंडिविजुअल बी स्पीसीज हैव द विथ ट्रेट कैपिटल टी ओनली, सही है। एक प्लांट है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक प्लांट है कैपिटल टी, और ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है। इसके गैमीट बने दो, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके गैमीट बना केवल एक, यानी कैपिटल टी। ये है मामला। अब पढ़ो सवाल, लिखा हुआ है ए दैट स्पीसीज प्रोड्यूस गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल प्रोपोर्शन, यानी 1/2 और 1/2, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं आगे देखो जरा, बी प्लांट जो है प्रोड्यूस ओनली द ट्रेट कैपिटल टी मिला उससे। अब कह रहे हैं दोनों में क्रॉस कराओ, बताओ कौन सी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब ये जो है तुम्हारा एक है, ये एक है, और ये हाफ हाफ है। तो अब इसका जब गुणा कराओगे तो देखो जरा कैसे बनाओगे इसको तुम ऐसे बना लो, देखो 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, ये देखो ये आ गया, इंटू ये पूरा है तुम्हारा कैपिटल टी, ये देखो जरा आ गया ना। अब इसका तुम इसमें गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आंसर आएगा, देख लो। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ठीक भाई। इस तरह से करेंगे इसको। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 8 108। इसमें देखो क्या भाई, इसमें क्या है? सिनर्जिड है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग कैलाजर टिप, ये गलत हो गया। इसको होना चाहिए था माइक्रोपाइलर, एक तो गलत ही हो गया, ठीक। अब फिलीफॉर्मिडस सिनर्जी सीक्रेटेड सर्टेन केमियोट्रोपिकली एंड एक्टिव सब्सटेंसेस pollen grain grow towards the embryo site, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो एक गलत हो गया, एक सही हो गया, तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। 109 आरएनए ऐसा जेनेटिक मटेरियल, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। समझ गए भाई? डीएनए जहां पर है वहां डीएनए काम करेगा, जहां डीएनए नहीं है वहां आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा, ठीक। आगे आओ जरा, देखो जरा मोनोइसियस और डाइसियस, समझ गए ना। मोनोइसियस का मतलब होता है एक ही प्लांट है, फ्लावर अलग अलग है, समझ गए भाई। मोनोइसियस का मतलब है प्लांट एक, फ्लावर मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। और डाइसियस का मतलब होता है मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। आ जाओ, तो मोनोइसियस के लिए देखो, डाइसियस के लिए इसका आंसर हो जाएगा, डाइसियस के लिए ये हो जाएगा, और मोनोइसियस के लिए ये हो जाएगा। कोलेप्टाइल के लिए प्लीम्यूल और कोलोराइजा के लिए क्या हो जाएगा? रेडिकल। तुमको मैंने क्लास में एक ट्रिक बताई थी, पी आ रहा है ना, पी से याद कर लो प्लीम्यूल, आर आ रहा है ना, याद कर लो रेडिकल, ठीक है भाई। चलो आगे देखो जरा, आंसर फर्स्ट। देखो थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील का इशारा किस तरफ है? रिसेसिव की तरफ हो गया, और अनमॉडिफाइड क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। तो रिसेसिव वाला या तो एंजाइम बनाएगा नहीं, या तो बनाएगा तो किसी काम का नहीं होगा। तो देखो नॉर्मल एंड लेस इफिशिएंट होना चाहिए था, ये गलत हो गया, मोर लिखा हुआ। फंक्शनल नहीं होना चाहिए था, या नॉन होना चाहिए था, ठीक है ना।
नो एंजाइम एट ऑल, ये सही है, ये सही है, और ये होगा नहीं, ठीक है ना। तो देखो जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, ए क्रॉस मेड बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल ए नेचर ऑफ द F1 प्रोजेनी, ठीक है। देखिए जरा, तुम पहले एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ, कैपिटल टी इंटू कैपिटल इसमें स्मॉल टी F1 जनरेशन क्या मिली, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन है। अब बताओ इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिनोटाइप क्या होगा, टॉल, टॉल का मतलब कैपिटल टी, ठीक। अब देख लो आंसर, इसमें जीनोटिपिकली कैपिटल ए और फिनोटिपिकली क्या हो जाए, कैपिटल ए, और जीनोटिपिकली कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक भाई। आगे आओ, इन होमोजाइगस प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब बताओ जरा, इल्ड प्रोजेनी विच आर नॉट वेरिएबल, इल्ड प्रोजेनी हाई, हाँ ठीक है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, नो क्रॉसिंग होगी नहीं, कोई वेरिएशन होगा नहीं, जीन कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, तो बताइए क्या हो जाएगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा, नॉट वेरिएबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। आगे आओ जरा, देखो 114 पे आ जाओ, गिवन बिलो द स्टेटमेंट वन लेवल असर्शन रीजन है, मेजॉरिटी आर द एंजियोस्पर्म मोनोस्पोरी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मोनोस्पोरी का मतलब समझते हो ना, 4 मेगा स्पोर 4 बनते हैं, 3 डिजनरेट कर गए, 1 बचा, लीनियर टेट्रा बनता है इसमें, तो 1 जो बना उसी से डेवलपमेंट हुआ। कभी कभी क्या होता है, 2 खत्म होते हैं, 2 बच जाते हैं तो बाइस्पोरिक है, और कभी कभी 4 बच जाते हैं, तो उनमें नंबर ऑफ एक्सेल, नंबर ऑफ सिनर्जिड सेल सब बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये बात सही लिखी है बिल्कुल, एम्ब्रियो से डेवलप फ्रॉम सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर, ये भी सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 115, स्टेटमेंट द प्लांट क्रॉस विद बाय हिम डिड नॉट प्रोड्यूस प्रोजेनी इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर ईच पेयर ऑफ द ऑल्टरनेटिव, तो इस प्लांट क्रॉस हिम डिड नॉट प्रोड्यूस प्रोजेनी इंटर, कोई बात नहीं, ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं मिल रही, 2 प्लांट आपस में क्रॉस कराएगा, मेंडलिज्म के बारे में पूछा गया, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। फॉर ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स वाज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 हाइब्रिड although it reappeared, ये भी सही लिखा हुआ है, दोनों सही है बेटा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। देखो जरा, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज ब्लड ग्रुप बी, तो बताओ जरा पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑफ अदर ऑफ, इसमें चारों ब्लड ग्रुप आ जाएगा। देखो ए और इंटू बी लिया गया, ठीक, इसमें जो है आई ए, ठीक है ना, और आई ओ, ठीक, इधर आ जाओ, आई बी, और ये हो जाएगा आई ओ, ठीक। अब तुम जब इनमें क्रॉस बनाओगे, इसका क्रॉस बनाओ तो आ जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, इनका बनाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा ए ब्लड ग्रुप, और एक आएगा ए बी ब्लड ग्रुप, एक आ जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, चारों आ जाएंगे। तो जब क्रॉस बनाओगे तो चारों ब्लड ग्रुप आपको मिलेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है भाई। आगे आओ, ए मैन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड, एक मैन है, ये है, उसकी मदर कलर ब्लाइंड है, ठीक है, कलर ब्लाइंड मदर हो गई, ठीक। अब कह रहे हैं साहब मैरिज, इसकी मैरिज हो रही है, मैरिज नॉर्मल वुमेन है, ठीक, हुज फादर कलर ब्लाइंड, इसके फादर कलर ब्लाइंड है, तो फादर से एक जीन आ गया इसके ऊपर, ठीक है ना, एंड देन द परसेंटेज ऑफ देयर डॉटर वुड बी कलर ब्लाइंड, ठीक है, डॉटर जो है, देन परसेंटेज ऑफ देयर डॉटर दैट वुड बी कलर ब्लाइंड इज, ठीक है बच्चों। सर फादर में जो एक्सेस पे डिसीज हो जाएगी, ए मैन हुज मदर, मैन है, हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड, अच्छा ये आ जाएगा, अब ठीक है, ए मैन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड एंड मैरीज ए नॉर्मल वुमेन, ठीक है, नॉर्मल वुमेन ये है, इसके फादर भी डिसीज्ड है, ठीक है। अब देखो इसका जब क्रॉस बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, तो ये देखो फीमेल आ गई डिसीज, अच्छा ये फीमेल क्या आ गई बताओ, कैरियर, ये मेल क्या आ गया बताओ, डिसीज, ये मेल क्या आ गया, नॉर्मल। सवाल में क्या पूछा उन्होंने, सवाल में पूछा डॉटर में कोई परसेंटेज बताओ, तो डॉटर तुम्हारी कितनी मिली, 100% में खाली एक है डिसीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50%, ठीक है।
आगे आओ। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना, कलर ब्लाइंडनेस अकर इन अबाउट 0.4, ठीक है, नहीं ये गलत हो गया, ये और ये गलत है, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, सही हो जाएगा। द जीन दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये सही लिखा हुआ है, ये सही है, तो आंसर हो जाएगा 4। 119 में आ जाओ। अब इसमें क्या है, इसमें ये पूछा है इन्होंने, इसका नंबर पूछा गया है, F2 जनरेशन डाइहाइब्रिड। देखो स्मॉल आर पहले वाले को लो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। होमोजाइगस के लिए हमेशा 1/4, हेट्रो के लिए 1/2 इंटू 16 कर दो। 16 का मतलब टोटल कितने मिले थे 16, डाइहाइब्रिड क्रॉस टोटल कितने मिलते हैं 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। एक ये हो गया आंसर, ठीक। दूसरा वाला है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हेट्रोजाइगस के लिए हमेशा 1/2 और ये 1/2, ठीक, इंटू 16। अब बताओ ये क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तीसरा देखो जरा, ये वाला कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल वाई, ये है 1/2 1/4 इंटू 16, ये आ गया 2। तो बताओ जरा, ये 2 4 2 आंसर आ गया, समझ गए ना, ठीक है ना। और एक बात याद रखिए, शॉर्टकट तरीका बता दे तुमको, अगर एक हेट्रोजाइगस है तो 2 होगा, ये देखो एक हेट्रोजाइगस है 2 हो गया, और 2 हेट्रोजाइगस है तो ये 4 हो गया, और अगर एक हेट्रोजाइगस है तो फिर 2 हो गया, और अगर 0 हेट्रोजाइगस है तो 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ गए ना, अगर दोनों होमोजाइगस है तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए जरा, 120 मार्क द पेडिग्री सो द इनहेरिटेंस डिस ऑफ हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया में अगर हम जाते हैं तो हमको मालूम है कि हीमोफीलिया में ये है मामला, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल है, पढ़ा है हम लोगों ने, नॉर्मल फीमेल। ये है तुम्हारी कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल पता है आपको। ये है डिसीज फीमेल, डिसीज फीमेल, ठीक। अच्छा मेल में आ जाओ, मेल में ये है तुम्हारा नॉर्मल, नॉर्मल मेल, और ये है तुम्हारा डिसीज मेल, डिसीज मेल, ठीक। अब आ जाओ इधर, अब देखो अगर ये डिसीज है तो ये डिसीज ये हो गया, तो जब ये फीमेल डिसीज है तो एक कहां से आ रहा होगा, मेल से, कहां से, मदर से, फादर से, तो फादर को डिसीज होना चाहिए, तो ये आंसर होगा नहीं, ठीक। इधर आ जाओ, यहां पे भी वही प्रॉब्लम है, अगर ये डिसीज है फीमेल तो एक कहां से आना चाहिए था, इधर से आना चाहिए था, ये नॉर्मल है, ये भी आंसर नहीं होगा, गलत हो गया। इधर आ जाओ, अब यहां पे ये है मान लो डिसीज, ठीक, और ये है तुम्हारा डिसीज। अब इनमें अगर मैरिज हो रही तो सारे डिसीज होने चाहिए, सारे डिसीज है नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। अब इधर आ जाओ, देखो यहां पे हमने इसको मान लिया ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, ये डिसीज मिल रहा है, मेल, सॉरी मेल, ठीक, ये डिसीज मिल रहा है यानी कि ये है, तो एक कैरियर, ये कैरियर रही होगी तभी ये मेल डिसीज हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। पेडिग्री अगर आपको समझना है तो हमारे वीडियो लेक्चर देखिए आप, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया क्लास में, पेडिग्री की ट्रिक बताइए किस तरह से उसका आंसर निकाला जाता है, और आपको ट्रिक इतने काम की है वो कि आप खाली जो है एक बार देखेंगे क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, फट से आंसर लगा देंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। आगे आइए, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन लेवल इज रीजन असर्शन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है, और ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द जीन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकेज, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट आंसर होगा, ठीक। याद रखिएगा हमेशा डिस्टेंस बिटवीन द जीन, ये देखो जरा, डिस्टेंस बिटवीन जीन, ठीक है ना, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, ठीक है ना, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिंकेज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, कभी नहीं गलत होगा सवाल, देख लो यही आंसर है, मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर है। देखो जरा, देख लीजिए ठीक से, ये फार्मूला जरा नोट कर लीजिएगा, ये देखो डिस्टेंस बिटवीन द जीन
इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिंकेज, जीन के बीच की डिस्टेंस घटेगी, लिंकेज बढ़ जाएगा, और लिंक अब डिस्टेंस बढ़ेगी तो बढ़िया रिकॉम्बिनेशन, बढ़िया क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 122, गो थ्रू द, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने पूछा है कि फॉलोइंग पेयर क्या बताना है, इनकरेक्टली मैच बताना है, हो जाएगा। अब देखो कोडोमिनेंस सिकल सेल हीमोग्लोबिन सही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बस यही गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा, ये स्नैपड्रैगन होगा इस जगह पे, मल्टीपल एलिज्म एबीओ सही है, और फिलियोट्रॉपी फिनाइल सही है, आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए जरा बच्चों 123 ए भी हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन, गेनाइकोमेस्टिया बी का सेकंड हो जाएगा। अब देखो जरा बी का सेकंड कहीं है, कई जगह है, इन्हीं दो में से कोई एक आंसर बनेगा। मेंटल रिटार्डेशन, रेडिमेंट्री ओवरी इसमें आ जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। तो देखो जरा सी का हो गया फोर्थ, सी का फोर्थ, यही थर्ड आंसर बन जाएगा, देख लो। ए का हो जाएगा थर्ड, फिनाइलकीटोनुरिया, ये हो गया। ठीक, डी है कंजेनिटल डिसीज हो गया, तो तुम्हारा थर्ड आंसर बन गया। ठीक है, ये भी आसान है सवाल। अब देखो इसमें इन्होंने पूछा है दो बेस पेयर के बीच का मामला पूछा, बी। ए बताते हैं चलो पहले। ए जो है तुम्हारा है इसका 3.4 nm, ठीक है ना। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम। क्यों भाई, ठीक है ना। बी में आ जाओ, बी है तुम्हारा 0.34 nm। अब इसको एंगस्ट्रॉम में लिखो तो कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये है तुम्हारा 20 एंगस्ट्रॉम, और अगर एनएम में लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 nm। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 125 आ जाओ। A cystone is a segment of DNA which acts as a functional unit of the inheritance. ठीक है, A cystone can be either monocystonic or अच्छा, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिस्टोन, सिस्टोन जो होता है फंक्शनल व्हेन जीन एक्ट एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो सिस्टोन हो जाता है। व्हेन जीन एक्ट एज अ रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉन हो जाता है। व्हेन जीन एक्ट एज ए म्यूटॉन, ठीक है ना, म्यूटेशन, तो उसे क्या कहते हैं, म्यूटॉन कहते हैं। समझ गए भाई, तीन चीजें हैं तुम्हारी किताब में सिस्टोन है। अब सिस्टोन का मतलब आगे चलते हैं, ये दो प्रकार का हो गया, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है ना। अब देखो भाई यहां पर जो है, जब ये डीएनए जो है, जो डीएनए है उससे जब एमआरएनए बने और उस एमआरएनए से केवल एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बने तो मोनोसिस्टोनिक हो गया, कई बने तो पॉलीसिस्टोनिक हो गया। अब पढ़ो जरा, कैन बी आइदर मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। ठीक, मोनोसिस्टोनिक हमेशा यूकैरियोट में होता है और पॉलीसिस्टोनिक हमेशा प्रोकैरियोट में होता है। तो हम बच्चों को बताते हैं भाई पी से पॉलीसिस्टोनिक, पी से प्रोकैरियोट, लेकिन यहां एक बात और याद रखनी है, मोस्टली प्रोकैरियोटिक, और इधर याद करना पड़ेगा मोस्टली यूकैरियोटिक। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, ये सही है और ये आपका गलत है। समझ गए भाई, ये यहां उल्टा लिख गया है। अगर यहां पे पहले लिखा होता यूकैरियोट और फिर लिखा होता प्रोकैरियोट तो ये चीज सही हो जाती। ठीक है, आगे आओ। 126 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अलग चीज है और ट्रांसलेशनल यूनिट अलग चीज होती है। तो जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है वो 3 से मिलकर बनी होती है, P+S+T, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर, टर्मिनेटर। ठीक है, ऑपरेटर नहीं आएगा तो इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटर नहीं है, बाकी तीनों है। समझ गए भाई, ऑपरेटर की बात हम लोग करते हैं लैकोप्रॉन में, वहां पे तुम्हारे RPOS ये 4 है, कहीं कहीं T भी ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे आओ। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन क्रोमैटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन लॉस ऑफ द। ठीक है, अब देखो जरा इसका आंसर हो जाएगा एन्यूप्लैडी। जब कभी एक क्रोमोसोम घट जाए या बढ़ जाए, एक सेट घट जाए या बढ़ जाए, उसको बोलते हैं एन्यूप्लैडी। ठीक है भाई, एन्यूप्लैडी के अंदर जाओगे तो वहां तुमको मिलेगा हाइपो और हाइपर मिलेगा। हाइपो के अंदर जाओगे तो मोनोसोमी, नलीसोमी मिलेगा। हाइपर के अंदर जाओगे तो ट्राइसोमी, टेट्रासोमी मिलेगा। तो लेकिन मोनोसोमी और ट्राइसोमी तुम्हारे सिलेबस में है एन्यूप्लैडी के अंदर, उसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो देखिए गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम, और अगर मान लो सेट में चेंज होता है तो फिर यूप्लाइडी है, और नंबर में चेंज होगा क्रोमोसोम के नंबर में तो एन्यूप्लाइडी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। आगे आओ। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली प्रोवाइडेड बाय द मेसलन स्टॉल का था, इन्होंने बताया था। N14 एंड 15 वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया था, हैवी डीएनए पहले तैयार किए, फिर उसको नॉर्मल कल्चर में उन्होंने रखा। पहली जनरेशन में हाइब्रिड बने, दूसरी जनरेशन में 2 हाइब्रिड और 2 आपके लाइट वेटेड वाले बने, इस तरह से आगे बनते चले गए। तो इन्होंने इसको प्रूव किया था, सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। और तुमसे कोई पूछे सेमी कंजर्वेटिव दिया किसने सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, किसने दिया? तो वाटसन क्रिक लगाएंगे आंसर, ठीक है ना। और बल्कि क्रिक नहीं दिया था, और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ इन्होंने किया था, ठीक है। आगे आओ। देखो टेलर का जो एक्सपेरिमेंट था वो यूकैरियोट्स के लिए था, आंसर इसका VCF होगा, ठीक। आगे आओ। 130 अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग के लिए हमारे पास केवल एक ही एंजाइम होता है, वो है टोपोआइसोमेरेज, टेंशन को रिड्यूस करता है। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। SSB स्ट्रैंड को फिक्स करता रहता है, और जैसे जैसे स्ट्रैंड आगे बढ़ता जाएगा फिर से कॉइल होगा, टोपोआइस और जो तुम्हारा SSB था फिर आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है पॉलीमराइजेशन करता है ऑलवेज 5' to 3' डायरेक्शन में। एक स्ट्रैंड बनता है लीडिंग, एक बनता है लैगिंग, ठीक है भाई। तो फोर्थ आंसर है इसका, ठीक। आगे आओ। ऑन द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस सीन बिकॉज, ठीक है भाई। देखो भाई डिसकंटीन्यूअस इसलिए बनता है, एक स्ट्रैंड बनता 5' to 3', तो जिससे बनेगा जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा उसकी डायरेक्शन 3' to 5' होती है, ठीक है। और एक दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है वो 5' to 3' है, तो अब उसमें 3' to 5' तो बनना नहीं, बनना 5' to 3' है, तो ये उल्टा बनता है, टुकड़ों में बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओकासाकी फ्रेगमेंट। इसलिए इसका आंसर जो सेकंड होगा इसकी वजह से, ठीक है ना। और डिसकंटीन्यूअस में ये कॉन्टिन्यूअस फैशन में बनेगा नहीं, आंसर होगा नहीं। एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है। ये मोर इफिशिएंट गलत लिखा है, क्या होगा बताओ? ये इट इज द, इन्होंने पूछा है मोर इफिशिएंट नहीं, तो वन द अदर स्टैंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, ठीक भाई। आगे आओ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट बताना, ठीक है। तो इसमें जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए कैटालाइज द पॉलीमरेज इन 5, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो भाई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए का बनना। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए का बनना। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए का बनना। तो इसका आंसर ये फर्स्ट वाला जो मामला है वो सही है, ठीक है ना। पूछा क्या इन्होंने? इनकरेक्ट। रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द कोडिंग स्ट्रैंड, ये गलत हो गया। पोलैरिटी 3' to 5' कभी नहीं होगा, समझ गया भाई। और डीएनए रेप्लिकेशन एनर्जिकली वेरी एक्सपेंसिव, ये सही है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है ना। चलो अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं आपको, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, ठीक ऐसे। और ये है 3' और ये है 5', ये है 3', ये है 5'। जो नया स्टैंड बनेगा वो इस 5' to 3' ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक। इधर से जो स्टैंड बनेगा 5' to 3' वो ऐसे टुकड़ों में बनता है, ठीक है भाई। ये देखो पहले ऐसे बना फिर ऐसे बना। तो ये वाला जो स्टैंड है, देखिएगा जरा, ये वाला जो तुम्हारा स्टैंड है इसका नाम है टेम्पलेट स्टैंड। क्या नाम बताओ? नहीं दिख रहा है, कलर ज्यादा डार्क हो गया, कोई बात नहीं, लाइट कलर ले लेते हैं कोई, ये लो, ठीक। आ जाओ, देखो ये है टेम्पलेट स्टैंड जिससे ये बना, ठीक है भाई। अच्छा, और ये है टेम्पलेट, देखिए जरा टेम्पलेट वर्ड यहाँ कहाँ आया है? एप्लीकेशन डिसकंटिन्यू ऑन द कोडिंग स्टैंड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 3' to 5, ठीक है। देखो भाई एक बात ध्यान देना जरा, जब डीएनए से डीएनए बनता है, सुनिएगा मेरी बात को, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं, समझ गए ना। और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो एक स्ट्रैंड टेम्पलेट, एक स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट होगा, समझ गए ना। और जो तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग, और जो तुम्हारा नॉन टेम्पलेट उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो वहां पे कोडिंग और नॉन कोडिंग वाला मामला आता है,
तुम्हारी किताब में नॉन कोडिंग नहीं दिया, नॉन टेम्पलेट नहीं दिया, तुम्हारी किताब में केवल टेम्पलेट और कोडिंग दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे इन्होंने पूछा था रेप्लीकेशन, तो रेप्लीकेशन में तो कोडिंग और नॉन कोडिंग वर्ड आएगा ही नहीं, समझ गए भाई। रेप्लीकेशन में टेम्पलेट वर्ड ही चलेगा, इसलिए ये भी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक। 133 में आ जाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, एंड यूकैरियोट एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है बच्चे मेरे क्या है, मेथिल गुआनोसिन बाइफॉस्फेट, ये गलत हो गया, ये गलत है। पूछा क्या इन्होंने, विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यूकैरियोट एंड सेलेक्ट द, ठीक है। इसमें जो है, हाँ ये गलत है, ये बाइफॉस्फेट नहीं होगा, ये होगा ट्राइफॉस्फेट। एक तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इंटेलिंग एडिनाइल रेसिड्यू, ये सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। स्प्लाइसिंग प्रोसेस वेयर इंट्रॉन आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन एंड जॉइंट, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। देखो तुमको बताते हैं, जो हेट्रोजीनस एमआरएनए होता है, हेट्रोजीनस एमआरएनए जिसमें एक्सॉन भी होता है, इंट्रॉन भी होते हैं, उन इंट्रॉन को हटाना बहुत जरूरी होता है, और रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम द हेट्रोजीनस एमआरएनए इज कॉल्ड आरएनए प्रोसेसिंग। दिस इज फाउंड इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में ही इंट्रॉन बनते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन दोनों बनते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक्सॉन बनते। एक बात। दूसरी बात, जिस डीएनए से बन के आ रहा है उस डीएनए को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट जीन, ठीक है भाई। अब जब हटाने के लिए स्प्लियोसोम पहुंचे, स्प्लियोसोम जो होते हैं वो एसएनआरएनपी प्लस अदर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो स्प्लियोसोम को हटाने नहीं दिया गया, वो न्यूक्लियोसाइड एंजाइम ने उनको हटाने नहीं दिया, उनको डिस्टर्ब किया। तो उनकी सुरक्षा के लिए दो काम किए गए, एक कैपिंग की गई, एक टेलिंग की गई। कैपिंग का मतलब होता है 7mGTP का 5' एंड पे लगना, और टेलिंग का मतलब होता है पॉली एडिनाइलेशन, समझे ना। एडिनाइलेट जो होता है वो 3' एंड पे लग जाता है। ये दोनों जो है स्प्लियोसोम की सुरक्षा करते हैं, और स्प्लियोसोम जो होता है फटाफट इंट्रॉन को हटा देता है। पीछे से आता है आरएनए लाइगेज, और आरएनए लाइगेज जो होता है वो सारे एक्सॉन को उठा के जोड़ देता है। अब जो एमआरएनए बना वो बना होमोजीनियस एमआरएनए, और उसको बोलते हैं मैच्योर एमआरएनए या प्रोसेस्ड एमआरएनए बोलते हैं। अब ये जो तुम्हारा काम हुआ, ये सारा का सारा काम न्यूक्लियस में हुआ, और न्यूक्लियस से निकल के अब ट्रांसपोर्ट होता है, वो आता है साइटोप्लाज्म, तब आगे का प्रोसेस ट्रांसलेशन शुरू होता है, ठीक है भाई। तो आप देखिए जरा, ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक। आगे आओ 34 पे आओ। देखो जरा, यहां पे इन्होंने कहा है द टेम्पलेट स्टैंड हैविंग पोलैरिटी 5' to 3', गलत, बिल्कुल कभी नहीं होगा। टेम्पलेट हमेशा जो है 3' to 5' चलेगा, समझ गए भाई। अच्छा, टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, गलत हो गया बिल्कुल, ठीक है। हमेशा चाहे डीएनए से डीएनए बने, चाहे डीएनए से एमआरएनए बने, चाहे एमआरएनए से प्रोटीन बने, सभी की डायरेक्शन 5' to 3' होगी। जब एमआरएनए बनेगा 5' to 3', तो जिससे बनेगा उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, 3' to 5', ठीक। तो ये गलत हो गया। टेम्पलेट स्टैंड नोन एज द नॉन कोडिंग स्टैंड, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसका ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, ठीक भाई। 135 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। देखिए जरा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखो सेम प्लांट आ गया ना, जब सेम प्लांट आ गया तो जेनेटिकली जो है ये तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, तो इसका फंक्शनली क्रॉस पर फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। हालांकि क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन यूआरटीएस 9 जो है ये हमने आपके सामने डिस्कस किया 45 क्वेश्चन। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप आके पूछ सकते हैं कोचिंग में, ठीक है बच्चों। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी कानपुर सेंटर यूआरटीएस 9। बेटा यूआरटीएस 9 में जूलॉजी के क्वेश्चंस का सलूशन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इज स्टार्टेड रेस्पेक्टिवली एट। तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पर, और
oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कब स्टार्ट हो जाती है? ये शुरू हो जाती है बेटा जब केवल 7 वीक का एम्ब्रियो रहता है, 7 वीक का फीमेल एम्ब्रियो रहता है, तभी उसमें oogenesis की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 136 में करेक्ट आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 137। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर रिलेटेड विद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? तो देखो जिप्ट में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट में नहीं होगा क्योंकि इसमें गैमीट आप इंटर करेंगे। इंट्रा यूटराइन एम्ब्रियो ट्रांसफर IUET में भी जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा। AI में नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो आप सीमन को इंट्रोड्यूस करते हैं आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूटरस। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसमें भी होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, डायरेक्टली इंजेक्टेड। इसलिए क्वेश्चन नंबर 137 में करेक्ट आंसर बना 3rd। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 138 देख लें। व्हाट इज ट्रू फॉर लैक्टेशनल एमिनोरिया? लैक्टेशनल एमिनोरिया के लिए क्या ट्रू है? इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ट्रू है। ओवुलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड, ये भी ट्रू है। दूसरा भी। तीसरा, चांसेज ऑफ कंसेप्शन ऑफ आर ऑलमोस्ट नील अप टू 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन, ये बात भी सही है। चांसेज ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड इज वेरी लो, ये गलत हो गया। चांसेज ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड इज वेरी हाई, नॉट वेरी लो, तो 4th गलत हो गया। 5th क्या है? इट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये भी सही हो गया। तो 1st, 2nd, 3rd एंड 5th, और 1st, 2nd, 3rd एंड 5th दिया है 2nd ऑप्शन में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 138 में करेक्ट आंसर इज 2nd। क्वेश्चन नंबर 139, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर सहेली? करें न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये फॉर द फीमेल डेवलप्ड एट CDRI लखनऊ, ये तो सही है। इट इज 1 से वीक पिल, ये भी सही है, सप्ताह में 1 दिन खाई जाएगी। इट कंटेन्स ए स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, ये बात गलत है। वेरी लो साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ये सही है। बल्कि नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होती है सहेली में, स्टेरॉयडल प्रिपरेशन नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है 3rd। क्वेश्चन नंबर 139 में करेक्ट आंसर बन गया 3rd। 140 देख लो भाई। इन 1953 SL Miller created primitive earth condition in the laboratory and gave experimental evidence for chemical evolution. The primitive earth condition include, अब ये नहीं कर रहे हैं कि उनके प्रयोग में कैसा है। primitive earth condition में क्या था? तो कहते हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म चलती थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जिसमें मीथेन और अमोनिया था। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 140 में करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं। Which one of the following option gives the correct categorization of the fertilization technique? देखो जिप्ट जो है ये कब होगा? जिप्ट तब करते हैं जब 8 ब्लास्टोमियर स्टेज हो, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज हो। IUT कब करते हैं? जब 8 से अधिक लेकिन 32 से कम या मैक्सिमम 32 हो। तो 32 ब्लास्टोमियर स्टेज में इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर करते हैं। ICSI क्या है? हमने अभी बताया था कि स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम और इनटू द ओवम। तो करेक्ट ऑप्शन 141 में बना 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 142। Read the following statement and find out the incorrect one. Read the following statement and find out the incorrect one. ठीक है भाई। सर्जिकल मेथड ब्लॉक द पाथ ऑफ गैमीट, बिल्कुल सही बात। करें सर्जिकल मेथड्स आर बेस्ट फॉर दोज फीमेल हु वांट क्रिएट गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रन। अरे सर्जिकल मेथड के बाद
चिल्ड्रन कैसे होंगे भाई, गैप नहीं होगा, ये टर्मिनल मेथड है ना, स्टेरिलाइजेशन है, ये गलत है, सेकंड वाला गलत है और गलत है, इसीलिए हमसे पूछा जा रहा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है। ये सही कब हो जाता, जब सर्जिकल मेथड की जगह लिखा होता IUDs, तो IUDs आर द बेस्ट फॉर दोज फीमेल्स हु वांट टू क्रिएट गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन। तो ये इनकरेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 142 में आंसर बनेगा सेकंड। बाकी की चीजें सही लिखी हुई हैं, देख लीजिए जरा। लिखा हुआ है डेली पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 consecutive days at a gap of 7 days afterwards. Pill inhibit ovulation from ovary and also make uterus unsuitable for implantation. तो ये तीनों सही हैं, इसलिए इनकरेक्ट है सेकंड वाला। IUDs की जगह सर्जिकल मेथड लिखा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर 142 में सेकंड हो जाएगा। 143 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है? The ancestors of present life forms were present at different periods in the history of Earth. बोलो भाई, बिल्कुल सही है। वर्तमान समय में जो लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, ये इनके एंसेस्टर्स पृथ्वी पर अलग अलग समय पर पाए गए। स्टेटमेंट 2 क्या है? द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों एनसीईआरटी की लाइन है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली रिलेटेड विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इसीलिए जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अलग अलग लेयर में अलग अलग लाइफ फॉर्म्स का प्रदर्शन करते हैं फॉसिल्स। इसलिए बेटा हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो 143 में करेक्ट आंसर बन जाएगा फर्स्ट। 144 देखते हैं। हाउ मेनी सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर एमंग द फॉलोइंग। आइए लिख लेते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होगी, ओवम n होगा, प्राइमरी oocyte 2n होगा, स्पर्मेटिड n होगा, सेकेंडरी oocyte n होगा, जिसमें नाम में सेकेंडरी जुड़ जाए उसके बाद n हो जाता है। ऊगोनिया 2n होगा, स्पर्म n होगा। बताओ क्या कर रहे थे? हाउ मैनी सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। दो मिली, प्राइमरी oocyte मिली और ऊगोनिया मिली। हेंस करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 145 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? A legally permissible use of amniocentesis is detection of genetic abnormality in fetus। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए खोजी हुई थी एमनियोसेंटेसिस की कि हम उसके अंदर देख सकें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एनोमली तो नहीं है। करें IUDs कैन बी जनरली इंसर्टेड यूट्रस बाय यूजर हरसेल्फ। गलत हो गया। डॉक्टर्स या प्रोफेशनल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। MTP जनरली सेफ टू अप टू फर्स्ट 6 मंथ। गलत, फर्स्ट 3 मंथ होता तब सही होता। Coitus interrupts is contraceptive method in which couples abstain from coitus during fertile period। Coitus interrupts ये बिल्कुल नहीं है, ये बात तो पीरियाडिक एब्स्टिनेंस के लिए, ये बात है पीरियाडिक एब्स्टिनेंस के लिए, है ना, ये बात पीरियाडिक एब्स्टिनेंस के लिए है। तो 145 में करेक्ट आंसर बन गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146। द ब्लास्टोसिस्ट कंप्राइजेज ऑफ इनर सेल मास एंड ट्रोफोब्लास्ट। द इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो। मैंने बताया है आपको, एनसीईआरटी की लाइन है, इनर सेल मास इज डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो व्हाइल द ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट इज एम्ब्रियो एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 146 में करेक्ट आंसर बन गया फर्स्ट। 147 देखते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टिजियल विंग रिसेसिव इन ए पॉपुलेशन ऑफ ड्रोसोफिला एनी टोटल पॉपुलेशन है 1400 is 4%. How many fleas would be heterozygous with regard to Bing type? देखो,
इसमें Q दिया है 0.04, क्यों? चूंकि 100 में 40 है, इसलिए 1 में 40/100। बोलो भाई, इसलिए 1 में 40/100, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 0.4, है ना? 4% था, 40 नहीं था, ये 4% था। तो चूंकि ये 40% नहीं था, 4% दिया है, सॉरी। 100 में 4, इसलिए 1 में 4/100, दैट इज कितना हो जाएगा भाई? 4/100, ये हो जाएगा 0.04। और देखो लिखा है वेस्टिजियल बिंग रेसेसिव, रेसेसिव कैरेक्टर ऑलवेज ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। मतलब ये जो 0.04 आया, दिस इज क्यू स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर 0.04 हो जाएगा। तो क्यू कितना आ जाएगा बेटा? 0.2। एंड व्हाट इज क्यू? क्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील क्यू हो गया, तो P निकाल लेते हैं। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, दैट इज P प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1, सॉरी 0.2, P प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1। तो P बराबर कितना आ गया? 1 माइनस 0.2, 0.8। तो हमें P पता चल गया, Q पता चल गया। अब ये क्या कह रहे हैं? हेट्रोजाइगस कितने होंगे? जरा हेट्रोजाइगस कैलकुलेट कर लेते हैं। हेट्रोजाइगस या कैरियर पॉपुलेशन के लिए क्या बताया था आपको? 2pq। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2pq, कैलकुलेट कर लो। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 8 दुनाई 16 दुनाई 32, 0.32। एक में कितना आ गया हेट्रोजाइगस? 0.32। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1500। तो चूंकि एक में है 0.32, इसलिए 1500 में कितना होगा? 0.32 मल्टीप्लाइड बाई 1500, ये दोनों जीरो कटा, ये डेसिमल गया। 15 दुनाई 30 के शून्य हाथ लागे 3, 15 तिया 45, 3 48, कितना आ गया भाई? 480। 15 2 जा 30, 0 रिमेनिंग 3, और 15 3 जा 45 प्लस 3 48, ये 480। करेक्ट आंसर क्या आ गया? थर्ड। 147 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। 148 देख लो, क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी। अच्छा ठीक है भाई, क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी। लाइव्ड अबाउट 4 पॉइंट। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज रिलेटेड विद होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के लिए कौन सही है? तो क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी, ये सही है। बोलो भाई। लाइव्ड अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो, ये गलत हो गया। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा, ये तो जावा एप माइन के लिए है, ये भी गलत हो गया। प्रोबेबली डिड नॉट एट मीट, ये भी सही हो गया। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड, ये भी सही हो गया। तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ कहां लिखा है? ये लिखा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 8 148 148 में, क्वेश्चन नंबर 148 में करेक्ट आंसर बन गया थर्ड। 149 देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है भाई। एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन्स फिंचेज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। तो ए में हो गया फोर्थ। बी देख लीजिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। ओरिजिन डिफरेंट है, सेम फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से बाहर से एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो ए में फोर्थ, बी में थर्ड। सी देख लेते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बोन्स ऑफ 4 लिम्स इन मैन एंड व्हेल, बिल्कुल सही बात। सेकंड, सी में सेकंड। अच्छा भाई, डी देख लेते हैं, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, selection of resistant varieties due to excessive use of herbicides and pesticides। तो डी में हो गया फर्स्ट। तो ए इज फोर्थ,
B is third, C is second, and D is first. So in question number 149, correct answer is second. 150 देख लेते हैं भाई. The given figure, ये स्पर्म का फिगर दिया गया है. तो देखो मैं लिखता जा रहा हूं, आप देखो. A है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिख के बाद में मैच करा लेंगे. C क्या है? C है एक्रोसोम. अच्छा, D क्या है? नेक है. E क्या है? मिडिल पीस. E है मिडिल पीस. F क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. नेबेनकर्म. F है माइटोकॉन्ड्रिया और B है टेल. अब देख लीजिए, जहां मैच कर जाए वही आंसर हो जाएगा. A is plasma membrane, B is tail, C is acrosome, D is neck, E is middle piece, F is mitochondria. Hence, in question number 150, correct answer is first. Question number 151. Given below are two statements. Statement 1 क्या है? The release of sperm into the seminiferous tubule is called spermiation. बिल्कुल सही बात है. स्पर्मिएशन के लिए यह टर्म बिल्कुल सही है. रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल. सर्टोली सेल से निकलकर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में आना स्पर्मिएशन है. हालांकि पुराने एनसीईआरटी में लिखा था कि स्पर्मिएशन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना, बट दिस इज मोर करेक्ट. स्पर्मियोजेनेसिस, नई वाली एनसीईआरटी में इन्होंने ये लाइन ही हटा दी. Spermiogenesis is the process of formation of spermatid into from spermatogonia. बिल्कुल गलत बात. Spermiogenesis क्या है? Spermiogenesis है स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ में. स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. वो जो लिखा है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है. इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर हो गया 151 में सेकंड. क्वेश्चन नंबर 152 देख लो. सेमाइनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन हैज. आपको मालूम है सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन एंड सर्टेन एंजाइम्स. और ये सेकंड ऑप्शन पर लिखा हुआ है फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन एंड सर्टेन एंजाइम्स. Hence in question number 152 correct answer is second. 153 देख लेते हैं भाई. Select the correct matching in the following. आइए मिलाते हैं. नेचुरल मेथड की बात करें तो क्वाइटस इंटरप्ट एक नेचुरल मेथड है. आईयूडीज LNG20, लीवोनार्जेस्ट्रल 20 मिलीग्राम. बैरियर मेथड डायाफ्राम है. सर्जिकल मेथड में वैसेक्टोमी आएगा और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में सहेली आएगा. अब आप ऑप्शन देखिए ABCED. ABCED फोर्थ ऑप्शन में लिखा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया 153 में फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 154. स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन व्हिच इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन. बिल्कुल सही सेंटेंस. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो समरी है, समरी में ये लाइन लिखी हुई है. स्टेटमेंट 2 की बात करें तो लिखा है द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी कुड बी मैनी सच एज. फिजिकल कारण हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, कोई ड्रग हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल रीजन हो सकता है और इवन साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है. तो श्रीमान जी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 154 में करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग सर्वाइकल कैप. सर्वाइकल कैप बैरियर की तरह काम करती है. कवर्स द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, है ना, ये तो सही है. हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. बैरियर मेथड है, ये भी सही है. डिस्पोजेबल है, गलत बात है. रीयूजेबल है, बार बार यूज किया जा सकता है सर्वाइकल कैप को. रीयूजेबल है. प्रिवेंट ओवुलेशन, ये भी गलत बात है. ओवुलेशन को नहीं रोकती, बल्कि ये बैरियर की तरह काम करेगी. स्पर्म को रोक करके गैमीट के ट्रांसपोर्ट को
रोक, गैमीट को पहुंचने नहीं देगी, ठीक है ना। तो कौन कौन सा गलत है, सेकंड एंड फोर्थ, और सेकंड एंड फोर्थ किस ऑप्शन में लिखा है, थर्ड में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 155 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 156 देख लेते हैं भाई, फ्रॉम द गिवन लिस्ट सेलेक्ट द नंबर ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। FSH नो, LH नो, दोनों इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे, HCG यस, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यस, एस्ट्रोजन यस, प्रोजेस्टेरॉन यस, कार्टिसोल नो, प्रोलैक्टिन नो, थायरॉक्सिन नो। तो हमसे कह रहे थे कि कितने हार्मोन है जो प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेटेड है, 4, इसलिए क्वेश्चन नंबर 156 में करेक्ट आंसर बना सेकंड। क्वेश्चन नंबर 157 देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात। दूसरा क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये भी सही बात है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, hence one in question number 157 correct answer is third, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट लिविंग फॉर्म की ओरिजिन हुई थी। 157 के बाद देखिए 158, क्वेश्चन नंबर 158, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी व्हाइल oogenesis बिगिन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, गलत हो गया। oogenesis इज कंप्लीटेड इन द ओवरी, गलत हो गया। oogenesis ओवरी में कंप्लीट नहीं होता। सेकंड मियाटिक डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट जस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो मतलब स्टार्ट हुआ ओवरी में, कंप्लीट हुआ फैलोपियन ट्यूब में। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज अनइक्वल इन oogenesis, बिल्कुल सही बात है। पोलर बॉडी बनती है इक्वल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, इसलिए क्वेश्चन नंबर 158 में करेक्ट आंसर बना थर्ड। प्राइमरी oocyte फॉर्म 4 ओवा, ये भी गलत हो गया, यहां सिंगल ओवा, यहां 4 स्पर्म, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 158 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 159 देखो, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आइए भाई देखते हैं प्लेसेंटा क्या काम करेगा, HCG निकालेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम है, लेयर ऑफ ओवम है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करेगी, फोर्थ। और लेडिक सेल एंड्रोजन निकालेगी, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। तो A इज सेकंड, B इज थर्ड, C इज फोर्थ एंड D इज फर्स्ट, और मैचिंग में आया ये ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 159 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 160 देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस among organism of today and those that existed years ago, बिल्कुल सही सेंटेंस है। कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में सिमिलरिटीज भी दिखती हैं, डिफरेंसेस भी दिखते हैं, जो एनिमल वर्तमान समय में पाए जाते हैं और जो बहुत समय पहले पाए जाते थे उनमें भी। स्टेटमेंट दूसरा क्या है, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट, बिल्कुल सही बात। वो उस समय जो चट्टान बन रही थी उसमें दबा था, तो उसकी उम्र भी उतनी ही है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 160 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। चलो भाई देख लेते हैं 161 क्या है, डार्विन स्पोक द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, ही वाज कन्विंस्ड दैट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, कंपटीशन में पढ़ेंगे आप, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में कंपटीशन जो लिखा है इवोल्यूशन के, वहां से लाइन है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज ए पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, हेंस करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 161 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। अच्छा, अब अगर आप इवोल्यूशन में ढूंढेंगे तो मुश्किल से मिलेगा, लेकिन अगर आप ये सेम लाइन देखना चाहते हैं तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इकोलॉजी में जो कंपटीशन हेडिंग दी गई है उसकी पहली, दूसरी, तीसरी लाइन है। क्वेश्चन नंबर 162, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो पार्चुरेशन, पार्चुरेशन कौन नहीं जानता, डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम यूटरस, तो ए हो गया थर्ड, ठीक है भाई। गेस्टेशन, व्हाट इज गेस्टेशन,
ड्यूरेशन बिटवीन प्रेगनेंसी एंड बर्थ, ये हो गया फोर्थ। ओवुलेशन क्या है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, ये हो गया सेकंड। इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू एंडोमेट्रियम, ये हो गया फर्स्ट। फर्टिलाइजेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, ये हो गया फिफ्थ। तो थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट फिफ्थ, थर्ड फोर्थ सेकंड, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट फिफ्थ, करेक्ट ऑप्शन बना थर्ड, इसलिए क्वेश्चन नंबर 162 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 163, असर्शन क्या है, इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोसेस, ए डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, है ना, इट इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये संभाव्य प्रक्रिया है, बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। असर्शन भी सही और असर्शन का करेक्ट रीजन है, दोनों सही है। assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion, ठीक है ना। डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, संभाव्य प्रक्रिया है, बाई चांस प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 163 के बाद 164, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो भाई देख लेते हैं। द यूटेराइन चेंजेज आर इंड्यूस्ड बाय हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय ओवरी, बिल्कुल सही है। द फॉलिकुलर फेज इज फॉलोड बाय प्रोलिफरेटिव फेज, गलत है। फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज इज फॉलोड बाय ओवुलेटरी फेज होना चाहिए यह, क्योंकि फॉलिकुलर फेज को ही तो प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, यही गलत है, इसलिए यही आंसर हो गया, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 164 में करेक्ट आंसर बना सेकंड। द हार्मोन्स इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम इज प्रोजेस्टेरॉन, ये भी सही है। द ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज इज फिक्स्ड, दैट इज ऑफ 14 डेज, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सेक्रेटरी फेज, ये भी सही है। इसलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 164 में, क्वेश्चन नंबर 164 में जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा कौन सा, वो बन गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस वेल बीइंग इन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बोलो भाई कौन कौन सा, फिजिकल भी हो जाएगा, इमोशनल भी हो जाएगा, बिहेवियरल एंड सोशल भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 164 करेक्ट आंसर इज 4। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का URTS 9 के जूलॉजी सेक्शन में। बेटा इसके सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 165 तक तो जो है सर ने करवाए थे, हम उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, इसके अंदर देखेंगे बेटा कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। आपको करेक्ट वन वाला फाइंड करने हैं बेटा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ सेट है और आपको करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करने हैं। आइए देखते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट रेफर्स टू दी चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इफेक्ट। जी हाँ बेटा, जहां कहीं चांस आपको दिख जाए, तुरंत चांस दिख जाए या स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन दिख जाए, खट से मान लीजिए कि वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात कर रहा है, यानी अचानक से जो है किसी छोटी सी पॉपुलेशन के अंदर या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो हो रहा है बेटा, इसके अंदर आपको बॉटलनेक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, फाउंडर्स इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आइसोलेट ही होता है बेटा, सॉरी ऑपरेट ही होता है कहीं ना कहीं स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, जहां पर अचानक से या तो कुछ पॉपुलेशन वहां से निकल के अलग हो जाए या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बेटा जो है चीजें वहां डिस्टर्ब हो जाए, जिसके कारण जीन फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस अकर हो जाता है। तो आप जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए ये जो स्टेटमेंट है बेटा, ये कहीं ना कहीं आपका सही हो जाता है, करेक्ट है। इन अ पॉपुलेशन, अगला देखते हैं। इन अ पॉपुलेशन न्यू अलील्स अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। जी हाँ, सही बात है कि अल्टीमेट सोर्स जो होता है आपके लिए वेरिएशंस का, वो बेटा म्यूटेशंस ही है, और म्यूटेशन ही यहाँ पर किसी पॉपुलेशन में नए अलील्स को अराइज करने के लिए कारण माना जाता है। सेकंड भी सही हो गया। तीसरा, ऑल द जीन्स एंड देयर अलील्स फाउंड इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन आर कॉल्ड जीन पूल। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। किसी पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उन जीन्स के जो अलील्स हैं, इन सबका टोटल सम ही जीन पूल कहलाता है बेटा उस पॉपुलेशन के लिए। ये भी करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन,
द बेसिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। जी हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही है। बेसिक यूनिट पॉपुलेशन होती है बेटा एवोल्यूशन की, जबकि क्लासिफिकेशन की आप बात करें तो वहां स्पीसीज होती है। तो पॉपुलेशन को बेसिक यूनिट माना जाता है। पॉपुलेशन के अंदर जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज वगैरह चेंज होती है तो उसकी वजह से बेटा कहीं ना कहीं वेरिएशन अराइज होते हैं, और वही वेरिएशन जब नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नई स्पीसीज के अराइज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट आपके इस क्वेश्चन के अंदर सही है, और चारों स्टेटमेंट बेटा आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं फोर्थ वाले, और फोर्थ ऑप्शन हो जाता है 166 का करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं। लेयर्स ऑफ ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। यहाँ लेयर्स पूछी गई है बेटा आपसे ओवम की। ओवम मान लीजिए जैसे सेकेंडरी ओसाइट जो बाहर निकला ओवरी से, वहां आप देखें तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से याद रहेगा बेटा, ये सेकेंडरी ओसाइट है जो ओवुलेशन के दौरान ओवरी से बाहर रिलीज हुआ बेटा। इसको फिमरी जो है वो कलेक्ट करेंगी और इन्फंडिबुलम वाले रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में ये एंटर कर जाता है। अभी सेकेंडरी ओसाइट की स्टेज में है, इसने मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो लेयर आपको नजर आएगी वो है जोना पेलुसिडा, असेलुलर लेयर है बेटा। जोना पेलुसिडा आपको नजर आएगी बेटा, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से होने से बचाती है, साथ ही पॉलीस्पर्मी को भी प्रिवेंट करने का काम करती है। इसके बाद आपको सेलुलर लेयर नजर आएगी, और ये सेलुलर लेयर जो यहाँ पे नजर आएगी बेटा, इसे कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। ये कोरोना रेडिएटा आपको इसके बाहर नजर आई। ये बीच में एक स्पेस है, जोना और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट के बीच के जो स्पेस है बेटा, इसे पेरीविटलाइन स्पेस कहा जाता है। तो यहीं में लेबल कर देता हूं, ये है कोरोना रेडिएटा जो सेलुलर होती है, प्रोड्यूस की जाती है ओवरी के द्वारा। कोरोना रेडिएटा, ये जो लेयर आपको नजर आ रही है पिंक कलर में बेटा, ये है जोना पेलुसिडा, असेलुलर लेयर है, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करती है, सीक्रेटेड बाय ओवम इटसेल्फ, ओवम ही इसे सीक्रेट करता है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह की होती है। और तीसरी जो लेयर है बेटा वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेकेंडरी ओसाइट की या ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यहाँ नजर आएगी। जब बाहर से आप अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेलुसिडा, फिर उसके बाद अगर पेरीविटलाइन स्पेस दिया होता ऑप्शन में तो वो भी सही हो जाता है। ये पेरीविटलाइन स्पेस है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस नजर आ रहा है इसे पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं। ये एनसीईआरटी में लेबल्ड है, मेंशन नहीं किया है, बस लेबलिंग में कहीं न कहीं दिखा रखा है। पेरीविटलाइन स्पेस ये है, और उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देखेंगे आउटसाइड से इनसाइड जो लेयर्स आपको नजर आएगी, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है 167 का। अगला देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टोजेंस जो कि आर्टिफिशियल होते हैं। Progestagens alone or in combination with estrogens can be used as contraceptive in the form of, यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं हार्मोनल मेथड्स की, और इसमें जो हार्मोन्स इन्वॉल्व है प्रोजेस्टेरॉन और साथ ही एस्ट्रोजन जो है, ये आप किस फॉर्म में ले सकते हैं? पिल्स की फॉर्म में। जी हाँ बिल्कुल, पिल्स में के अंदर इस कॉम्बिनेशन को आप रख सकते हैं। इम्प्लांट्स में भी यही कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं रखा जाएगा बेटा। इंजेक्शंस के थ्रू भी आप जो है इस कॉम्बिनेशन को इंटेक कर सकते हैं बॉडी के अंदर एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यानी सारे ही तरीके हो जाते हैं जिसके थ्रू बेटा आप इस कॉम्बिनेशन को या फिर अलोन प्रोजेस्टेरॉन्स को यूज कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पिल्स, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। इन तीनों फॉर्म में आप जो है इनको यूज कर सकते हैं। 168 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला देखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, नीट पैटर्न पे बेस्ड है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको दिए हुए हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। कई सारी स्पर्मेटोगोनियाज जो कि मल्टीप्लिकेशन फेज के थ्रू बनी थी, इन्हीं स्पर्मेटोगोनियाज में बेटा कुछ स्पर्मेटोगोनिया साइज में ग्रो होती है और ग्रो होके बन जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये ग्रोथ फेज है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ये कहीं ना कहीं बनी। इनका प्लॉइडी लेवल भी बेटा 2n, ये भी 2n होगा। यहाँ केवल ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ फेज है बेटा किसी भी गैमेटोजेनेसिस का। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया कुछ होंगी। तो स्पर्मेटोगोनिया ने पहले डिवाइड किया, वो मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर उसके बाद ग्रोथ फेज आया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब परफॉर्म करेगा बेटा मियोटिक फर्स्ट डिवीजन, जिसमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होंगे। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर मियोसिस सेकंड परफॉर्म करेंगे तो 4 स्पर्मेटिड, और उनमें फिर स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू 4 स्पर्म्स फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कुछ स्पर्मेटोगोनियाज को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, जो कि समय समय पे मियोटिक फर्स्ट डिवीजन, पीरियोडिकली कहीं ना कहीं मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करती है। ये बात बिल्कुल सही हो जाती है बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट की, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। अगला देखते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट completes the second meiotic division। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये है बेटा। प्राइमरी वो था, सेकेंडरी ये है।
अगर मैं सेकेंडरी का प्लॉइडी लेवल आपसे पूछूं तो वो हो जाएगा हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं। उसके बाद बनते हैं 4 स्पर्मेटिड्स, वो भी हैप्लॉइड है। तो यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट कर रहा है सेकंड मियोटिक डिवीजन, जी नहीं, ये तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करेगा। ये आपका गलत हो गया बेटा, सेकंड मियोटिक नहीं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है एंड फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव 23। केवल यही सेकंड वाला यहाँ पर मियोसिस जो है वो गलत हो जाता है बेटा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा दूसरा वाला, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इफ नेचर सिलेक्ट्स इंडिविजुअल, एवोल्यूशन से एक क्वेश्चन है, नेचर अगर सिलेक्ट करती है इंडिविजुअल्स acquiring peripheral character value at both the extremes of distribution curve, the type of natural selection is called। कौन सा वैल्यू सिलेक्ट हुआ है बेटा? पेरिफेरल कैरेक्टर, जो कि कहां मौजूद थे? एक्सट्रीम्स पे मौजूद थे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मौजूद है, इसमें आपको 3 तरह के सिलेक्शन देखने को मिलते हैं। अगर ये कहीं ना कहीं मीन कैरेक्टर वैल्यू थी तो बेटा अगर मीन कैरेक्टर वैल्यू ही सिलेक्ट हो जाती है और कर्व जो है वो और ज्यादा नैरो हो जाता है और मीन कैरेक्टर वैल्यू ही ज्यादा सिलेक्ट हो जाती है और ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये कहलाता है बेटा आपका स्टेबलाइजिंग। इसी को बैलेंसिंग कहते हैं, इसी को स्टेबलाइजिंग कहते हैं। अगला अगर सिलेक्शन देखें आप तो किसी एक डायरेक्शन में मीन कैरेक्टर वैल्यू को छोड़ दिया और वहां पे पॉपुलेशन कम देखने को मिली, किसी एक एक्सट्रीम पे भी कम मिली, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में एक एक्सट्रीम की तरफ ये खिसक गई बेटा, खिसक गई, तो इसे कहते हैं डायरेक्शनल। उस तरफ अगर सिलेक्ट हो गए बेटा, किसी एक एक्सट्रीम की तरफ अगर पॉपुलेशन सिलेक्ट हो जा रही है नेचर के द्वारा, तो उसे आप डायरेक्शनल कहते हैं। ये डायरेक्शनल आपके पास आ गया। फिर इसके बाद अगर मीन कैरेक्टर वैल्यू सिलेक्ट नहीं हुई और पेरिफेरल वाली सिलेक्ट हो गई बेटा, तो ये डिसरप्टिव आपका कहलाता है। ये डिसरप्टिव टाइप का सिलेक्शन है और इस तरीके का इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नजर आता है, यानी जो एक्सट्रीम्स थे उनको सिलेक्ट किया नेचर ने, तो इस तरीके का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखने को मिलेगा। तो पेरिफेरल कैरेक्टर अगर सिलेक्ट हुआ है तो डिसरप्टिव टाइप का सिलेक्शन कहलाएगा बेटा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 170 का सेकेंड ऑप्शन। अगले बढ़ते हैं। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। सेकेंड पोलर बॉडी जो रिलीज होगी बेटा एग से, यानी oogenesis की यहाँ बात चल रही है। oogenesis के बारे में आप जानते हैं बेटा, oogenesis कंप्लीट तब होता है जब कहीं ना कहीं स्पर्म आके ओवम की मेम्ब्रेन को टच करता है, वहां पर फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शंस अगर होती है तो अगर अच्छा ये कंप्लीट होने की जो साइट है वो भी फैलोपियन ट्यूब है भाई। जब मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हुआ तो सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवरी से बाहर रिलीज हुआ, फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में जाके कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है कि स्पर्म आएगा। जैसे ही स्पर्म आता है तो स्पर्म की जैसे ही बेटा एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग रिएक्शंस करता है तो रुका हुआ जो मेटाफेज था बेटा मियोसिस सेकंड का, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है और मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है। और मियोसिस सेकंड में बेटा सेकंड पोलर बॉडी और एक ऊटिड फॉर्म होता है, यानी सेकंड पोलर बॉडी का जो एक्सट्रूजन है, यानी जो रिलीज किया गया बेटा, वो होता है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये भी कहां? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ये चीज होती है बेटा। फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होगा ये वाला मियोसिस सेकंड ऑफ एग। अगर स्पर्म नहीं आएगा तो किसी प्रकार का मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होता, फीमेल के अंदर सेकंड पोलर बॉडी भी नहीं बनेगी। स्पर्म की एंट्री ये इंश्योर करती है कहीं ना कहीं इसमें मियोटिक सेकंड डिवीजन को। तो आप देखेंगे आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म पर बिफोर फर्टिलाइजेशन तो बेटा कहीं ना कहीं सेकंड पोलर बॉडी और जो ऊटिड बनेगा उस ऊटिड के साथ करवाना है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं कह सकते आप, बिफोर फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो 171 का आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन बेटा। अगला देखेंगे, पिक अप द ऑड वन इन ईच सीरीज एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको बेटा यहाँ सीरीजेस कुछ दी हुई है जिसमें कुछ नाम्स लिखे हुए हैं और इन नामों में ही आपको ऑड वन पहचानना है। आइए देखते हैं। डायफ्राम हो गया, ठीक है, और सर्वाइकल कैप हो गया, वॉल्ट्स हो गया, ट्यूबेक्टमी हो गया। आप देख सकते हैं आपको इसमें कहीं ना कहीं अपनी तर्क शक्ति इस्तेमाल करके यहाँ पर ऑड वन छांटने पड़ेंगे। डायफ्राम हो गया फिजिकल, ये बैरियर कहीं ना कहीं बैरियर मेथड के अंदर आ गया। सर्वाइकल बैरियर कहीं ना कहीं मेथड है और वॉल्ट्स भी बैरियर मेथड के अंदर आते हैं, जो कि बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में देखे जाते हैं। कॉन्डोम भी इसके अंदर होता है। लेकिन जो ट्यूबेक्टोमी यहाँ दिया गया है, ये ट्यूबेक्टोमी बेटा बैरियर मेथड के अंदर नहीं, ये सर्जिकल मेथड है, स्टेरिलाइजेशन मेथड है बेटा, टर्मिनल मेथड है। तो ये यहाँ पर ऑड हो गया, ठीक है। अगली सीरीज देखिए, लिपिज लूप एक नॉन मेडिकेटेड आईडी है, LNG20 हार्मोनल आईडी कहीं ना कहीं ये है बेटा। इम्प्लांट्स और मल्टीलोड 375 अगर आप देखें बेटा तो लिपिज लूप लिपी लूज हो गए हैं, LNG20 हो गया है।
LNG-20 के साथ साथ मल्टीलोड 375 हो गया है। ये तीनों के तीनों आयोडीज है, लेकिन इम्प्लांट्स जो है वो कहीं ना कहीं हार्मोनल वाले मेथड के अंदर आते हैं। ये इम्प्लांट्स जो है आयोडीज के अंदर नहीं है, तो ये ऑड हो गया। अगला देखते हैं गोनोरिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी, साइफिलिस। यहाँ पे जॉन्डिस कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। जॉन्डिस एसटीडी नहीं है, बाकी सारी एसटीडीज है बेटा, एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। अगला देखिए एमटीपी, ZIFT, गिफ्ट और ICSI। अगर इनकी बात करूं बेटा तीनों की, तो ये कहीं ना कहीं ARTs है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, जो इनफर्टिलिटी को सही करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जबकि MTP तो कहीं ना कहीं बेटा वॉलंटरी अबॉर्शन को आप कहते हैं, MTP इनफर्टिलिटी के केस को सॉल्व करने के लिए नहीं है। तो MTP यहां पर हो जाएगा बेटा जो डिफरेंट है, ऑड वन है। सहेली, मालाडी, इम्प्लांट्स एंड लैक्टेशनल एमेनोरेया। यहां पे आप अगर देखें बेटा तो आपको यहाँ पर नेचुरल और नॉन नेचुरल मेथड सोचना है बेटा। लैक्टेशनल एमेनोरेया यहाँ पर हो गया बेटा नेचुरल मेथड, और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के। तो आर्टिफिशियल मेथड्स वो हो गए, लैक्टेशनल एमेनोरेया बेटा ये हो गया आपका एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और इसी के बिहाफ पर लैक्टेशनल एमेनोरेया यहाँ पर हो जाएगा बेटा ऑड वन, ऑड वन ये हो जाएगा यहाँ पर। तो देखेंगे फर्स्ट में आ गया ए सीरीज में ट्यूबेक्टोमी है, सेकंड में इम्प्लांट्स है, तीसरे में जॉन्डिस है, और डी वाले में बेटा MTP है, और ई वाले में लैक्टेशनल एमेनोरेया। ये आपको देखने को मिला बेटा थर्ड ऑप्शन में। तो 72 का आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन बेटा। नेचुरल और नॉन नेचुरल आपको यहाँ देखना है, ठीक है। अगला देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर स्टॉप्ड एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन बिकॉज। आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान और साथ ही जो पार्चुरेशन के बाद वाला जो लैक्टेशनल फेज है उसके अंदर भी बेटा जो फॉलिकल्स है वो फीमेल के अंदर डेवलप नहीं हो पाते। अगर प्रेगनेंसी के दौरान बात करें तो ये होता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक भेजता है GnRH को निकलने के लिए, जो कि हाइपोथैलेमस में है। तो GnRH सप्रेस होता है, तो गोनेडोट्रोपिन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे होंगे वो भी सप्रेस होते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन जो कि LH और FSH है, अगर ये नहीं होंगे तो बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स फीमेल के अंदर हो रहे हैं शुरुआत वाले, प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, ये अगर नहीं होगा तो उस कारण से बेटा फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगे, ओवुलेशन वगैरह नहीं होगा। ये प्रेगनेंसी के टाइम की बात थी। लेकिन पार्चुरेशन के टाइम पे प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन है बेटा, जो लैक्टेशन करवा रहा है, मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूस करवा रहा है, इसके कारण भी कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक, प्रोलैक्टिन भी नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, GnRH नहीं निकलवाता है बेटा, जिसके कारण फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगे, ओवुलेशन नहीं होगा। तो 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और साथ ही 6 मंथ अगर हम लेके चले डाटा NCERT वाला, तो 9 + 6 मंथ ऐसे हैं जो बेटा उस दौरान फीमेल में किसी प्रकार का मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं हो रही है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तो ये वो पीरियड था। यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए पूछा गया है, तो बेटा हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जी नहीं, एस्ट्रोजन के लेवल नहीं, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपको देखना है, लेकिन कम वाला जी नहीं। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटेम, या तो कॉर्पस ल्यूटेम हो सकता है जी हाँ, या फिर प्लेसेंटा भी आप यहाँ कह सकते हैं कि प्लेसेंटा या कॉर्पस ल्यूटेम के द्वारा निकाला गया जो प्रोजेस्टेरॉन था वो नेगेटिव फीडबैक भेजता है GnRH को निकलने के लिए, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा बेटा। नेगेटिव फीडबैक टू सप्रेस दी FSH सीक्रेशन, FSH नहीं निकल रहा होगा। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है, नो मेंस्ट्रुएशन का कारण, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे है बेटा। 173 का करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अगला देखेंगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल बाय एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय, ये काफी फेमस क्वेश्चन है बेटा। लुईस पास्चर इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने स्वान नेक फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट किया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के दौरान बात की गई थी कि डेड और डिकेइंग मैटर से, यानी नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर कहीं ना कहीं आया है, लिविंग फॉर्म्स कहीं ना कहीं डेवलप हुई है। लेकिन लुईस पास्चर के स्वान नेक फ्लास्क वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से ये थ्योरी कहीं ना कहीं डिसअप्रूव हो जाती है। फिर बाद में बायोजेनेसिस इनके थ्रू दी गई, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि ये बता नहीं पाए कि जो फर्स्ट लिविंग फॉर्म थी वो कहां से आई है। तो यही देखेंगे बेटा 174 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाता है। एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस की यहां बात की गई है, इज डेवलपमेंट ऑफ, कन्वर्जेंस की यहां बात कही है, यानी आपको यहां पर एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बताना है बेटा। एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं ये बेस्ड होते हैं बेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे कहीं ना कहीं बेस्ड होते हैं। यानी एनालॉगस ऑर्गन मतलब वो जिन ऑर्गन्स का ओरिजिन सेम नहीं है, कॉमन एंसेस्टर वाले ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं नहीं है वो, जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। एनालॉगस ऑर्गन वो जिनका फंक्शन सेम है, लेकिन किसी प्रकार से सिमिलरिटी उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच नहीं है, कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। तो आइए देखते हैं कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, जी नहीं, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ये आपके एनालॉगस ऑर्गन्स के लिए नहीं हो सकता, कन्वर्जेंस के लिए नहीं हो सकता। डिसिमिलर कैरेक्टर ही डिसिमिलर हो, जी नहीं, कैरेक्टर सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं स्वीट पोटैटो
ये इसका सबसे सरल एग्जांपल है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ये आपके कन्वर्जेंस को शो कर रहा है। पोटैटो जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जबकि स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है। इनके एम्ब्रियोनिक ओरिजिन अलग अलग जगह से है, लेकिन इनका काम सेम है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना इनका काम है। आई ऑफ ऑक्टोपस हो गई है, आई ऑफ मैन हो गया है बेटा, दोनों है आंख, काम सेम है, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। या फिर आप सोच सकते हैं कि दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म नहीं है, डिफरेंट एंसेस्ट्री वाले ऑर्गेनिज्म है। तो डिसिमिलर कैरेक्टर तो नहीं होना चाहिए, डिसिमिलर कैरेक्टर नहीं होगा बेटा, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए इन ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। अगर डिफरेंट एंसेस्ट्री वाले लोग अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के कारण पास आ रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, और इनका जो एंसेस्ट्री है वो अलग अलग है, तो वही बेटा कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस कहलाता है, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस कहलाता है। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा आंसर बेटा थर्ड ऑप्शन 75 नंबर की क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। All of the following sets are example for divergent evolution except डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जो कि बेटा कहीं ना कहीं होमोलोगस ऑर्गन्स दिखाते हैं। सारे यहाँ पर एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन्स के, सिवाय किसी एक के वही आपको यहाँ ढूंढना है। एक्सेप्ट बेटा 4 लिम्स ऑफ मैन, बैट एंड चीता, ये बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन का। जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो लिम्स है बेटा वो कहीं ना कहीं सेम पैटर्न दिखाती है बोन्स का, लेकिन डिफरेंट हैबिटेट्स के कारण डिफरेंट फंक्शन शो कर रही होती है। यही होमोलोगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन आपके सामने है। थॉर्न ऑफ बुगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, जी हाँ, दोनों के दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन है, लेकिन एक के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है और एक के अंदर प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम है, काम अलग अलग है, होमोलोगस ऑर्गन बेटा। ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, जी हाँ, वर्टिब्रेट्स के जो ब्रेन है, वर्टिब्रेट्स, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के जो ब्रेन्स हैं बेटा, ये आपस में होमोलोगस ऑर्गन है, और इनके हार्ट्स भी आपस में होमोलोगस ऑर्गन है। तो आप देख पा रहे हैं मैमल्स के जो ब्रेन है वो आपस में होमोलोगी कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं बेटा। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैन, ये नहीं होगा। अगर फंक्शन सिमिलर दिख रहा है आपको बेटा, फंक्शन सिमिलर यहाँ पे दिख गया, आई किसकी, ऑक्टोपस की भी और मैन की, तो बेटा ये एनालॉगस ऑर्गन्स का कहीं ना कहीं हो जाएगा। और ऑक्टोपस और मैन इनके अंदर किसी प्रकार का कॉमन एंसेस्ट्री वाला पॉइंट नहीं है। तो डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर हैबिटेट के कारण देखने के लिए कहीं ना कहीं बने हैं। और आई जो है इनकी दोनों की बेटा हो जाती है किसी प्रकार से एनालॉगस ऑर्गन या फिर कन्वर्जेंसी का एग्जांपल हो जाती है। तो वही आपको यहाँ ढूंढना था, तो ये मिल गया बेटा फोर्थ ऑप्शन 176 के अंदर। अगला देखेंगे, अकरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया है बेटा। यहाँ पर बात की गई है दो कॉन्टिनेंट्स की, साउथ अमेरिका हो गया है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया हो गया है, वहां की एंडेमिक स्पीसीज की बात की गई है। एंडेमिक माने जो वहीं रह रही है। मान लीजिए ये पहले कहीं ना कहीं बेटा दोनों कहीं ना कहीं रीजन जो है एक साथ जुड़े हुए थे, ये है साउथ अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया बेटा, और इसी के बगल में कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका भी मौजूद था। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ बेटा, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ऑस्ट्रेलिया तो अलग हो गया। यहाँ पर भी, यहाँ देखिएगा, यहाँ प्लेसेंटल मैमल भी थे, यहाँ मार्सुपियल्स भी थे। ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में प्लेसेंटल भी थे और मार्सुपियल्स भी थे। साउथ अमेरिका वाले रीजन में भी प्लेसेंटल भी थे और साथ ही मार्सुपियल मैमल्स भी थे। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई तो बेटा नॉर्थ अमेरिका तो जाके इससे अटैच हो गया और ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। तो देखिएगा ध्यान से, नॉर्थ अमेरिका में जो फौना थी, यानी वहां पर जो मैमल्स थे जिनको आप यूथेरियंस वगैरह कहते हैं, और ये जो आपके हैं ये मार्सुपियल्स हैं, ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं और वो मार्सुपियल्स थे जो ऑस्ट्रेलिया में रेडिएट हुए बेटा। तो देखिएगा ध्यान से, नॉर्थ अमेरिका की जो फौना थी जिसमें ज्यादातर बेटा यूथेरियंस थे, और ये यूथेरियन ऐसे थे जो मांसाहारी थे। तो ये मांसाहारी यूथेरियंस जो है, इन्होंने यहाँ पर जो प्लेसेंटल थे उनके साथ तो ज्यादा कंपटीशन शो नहीं कर पाए, लेकिन जो मार्सुपियल्स थे उनको खत्म कर दिया बेटा, मार्सुपियल्स को खत्म कर दिया। जो शरीफ मैमल्स हैं यानी मार्सुपियल मैमल्स हैं, तो वो यहाँ पे खत्म हो गए। तो यहाँ नेटिव कौन रह गए, नेटिव यहाँ पे प्लेसेंटल ही बने रहे बेटा। तो प्लेसेंटल साउथ अमेरिका के लिए क्या हो गए, एंडेमिक स्पीसीज हो गए। जबकि ऑस्ट्रेलिया में आप देखें तो यहाँ पर प्लेसेंटल इतने हावी नहीं हो पाए, यहाँ मार्सुपियल आराम से रेडिएट हो पाए। तो मार्सुपियल वहां के फिर नेटिव बन गए हैं, तो नेटिव हो गए और इनको जो है प्लेसेंटल वालों से किसी प्रकार का कोई कंपटीशन खास नहीं मिला। तो देखिएगा बेटा, ऑस्ट्रेलिया में जो एंडेमिक स्पीसीज रही और नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में जो प्लेसेंटल मैमल्स की यूथेरियंस की जो एंडेमिक स्पीसीज बनी रही, वो किस कारण से बनी रही, क्योंकि यहाँ पर क्या अकर हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहीं ना कहीं अकर हुआ बेटा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इसका मेन कारण होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, जिसको आप ड्रिफ्ट भी कहते हैं, ये मेन कारण यहाँ पर हो जाएगा बेटा। एक्सटिंक्शन ऑफ दीस स्पीसीज फ्रॉम अदर रीजन,
ये करेक्ट नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ टेरेस्ट्रियल रूट टू दिस प्लेस, रूट नहीं है बेटा। रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन भी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। रेट्रोग्रेसिव आप मान सकते हैं एटाविज्म वगैरह को, उन सबको। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यहाँ पर मेन है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना के रूप में, क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा गया है। तो 177 का बेटा करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, साउथ अमेरिका में जो नेटिव स्पीसीज पाई जाती हैं आज, और ऑस्ट्रेलिया में जो नेटिव स्पीसीज आज पाई जाती है, वो इस कारण से पाई जाती है ड्यू टू कॉन्टिनेंटल शिफ्ट। कॉन्टिनेंटल सेपरेशन जब हुआ तो वहां वाले जो मार्सुपियल्स थे उनको ज्यादा कंपटीशन नहीं मिला प्लेसेंटल्स से, तो वो वहां आराम से रेडिएट हो पाए। तो वहां हमको वो क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हुआ था, तो यहाँ के जो मांसाहारी थे वो वहां नहीं पहुंच पाए, तो वहां मार्सुपियल आराम से ग्रो कर पाए। जबकि साउथ अमेरिका में बेटा वहां की नेटिव स्पीसीज जो कि मांसाहारी वाली थी, उन्होंने मार्सुपियल्स को हटाया, खुद वहां ग्रो कर गए, तो वहां के नेटिव हो गए। और इसी कारण से आप इस एंडेमिक स्पीसीज के पैटर्न को जो आपको यहाँ और वहां शो हो रहा है, उसे आप कॉन्टिनेंटल सेपरेशन उसका कारण मान सकते हैं। 177 करेक्ट हुआ। अगले देखते हैं अल्फ्रेड वेलेस। ये भी एक साइंटिस्ट थे बेटा, एक नेचुरलिस्ट थे, और ये भी वही सेम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विन साहब ने भी दिया था, उसी की तरह की जो ऑब्जर्वेशंस है ये भी देख रहे थे नेचर में। तो नेचुरलिस्ट थे हु आल्सो वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लाइक डार्विन was working in। ये कौन से आइलैंड पे काम कर रहे थे, ये हमसे बस पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इनका आंसर होगा बेटा, जहां ये काम कर रहे थे वो है मलाय आर्कीपेलागो। मलाय आर्कीपेलागो पे कहीं ना कहीं ये काम कर रहे थे, जबकि गैलापागोस पे डार्विन साहब जो है वहां ऑब्जर्वेशन ले रहे थे। तो डार्विन साहब यहाँ थे, लेकिन मलाय आर्कीपेलागो जो आज का इंडोनेशिया है बेटा, वहां कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया तो हाँ ठीक है। तो आप देखेंगे 178 के लिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया, और ये आपको फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बेटा। अगला देखेंगे आइडेंटिफाई दी रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा गलत है बेटा। लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यूज एंड डिसयूज के थ्रू, जैसे जिराफ अगर जो है अपनी गर्दन लंबी कर पाया, वो इस कारण से क्योंकि थोड़े थोड़े हर जनरेशन में बेटा थोड़ी थोड़ी हाइट इंक्रीज हो रही थी उनकी गर्दन की, तो वो थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर आगे वाली जनरेशन में कहीं ना कहीं जाता रहा, और उसी कारण से बेटा लंबी गर्दन जिराफ की हो पाई। ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बेटा, ये शब्द जो है ये लेमार्किज्म थ्योरी में इस्तेमाल किया गया था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर जो है वो अगली वाली जनरेशन में जा रहा है, तो एटलीस्ट लास्ट में जो है लंबी गर्दन जिराफ की हो पाई। यूज एंड डिसयूज भी इन्हीं का ही है। अगला देखेंगे, ये सही है। डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एसे ऑफ माल्थस। जी हाँ, टीआर माल्थस जिन्होंने पॉपुलेशन के बारे में बताया था, उसी से डार्विन साहब जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। नीट में पूछा गया है इस बार बेटा। अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म एवोल्यूशन इज जर्की एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। जी नहीं, जर्की और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस एवोल्यूशन को बताया था बेटा ह्यूगो डी वेरिस साहब ने, जिन्होंने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। और डिसकंटिन्यूअस और नॉन डायरेक्शनल और जर्की प्रोसेस सॉल्टेशन कहीं ना कहीं मेन उन्होंने इफेक्ट दिया था एवोल्यूशन के लिए। जबकि डार्विन के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन था ये ग्रेजुअल था, स्लो प्रोसेस कहीं ना कहीं था, डायरेक्शनल था बेटा। तो ये इनकरेक्ट है यहाँ पर, और इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तो 179 का करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला देखिएगा, वीजमान साहब, अगस्त वीजमान साहब गिव द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। जी हाँ, ये वही है, चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, और बताया था कि 2 तरह के प्लाज्म हैं, एक सोमेटोप्लाज्म, एक जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म में होने वाले चेंज ही अगली जनरेशन में जाते हैं बेटा, सोमेटोप्लाज्म में नहीं जाते हैं। तो आप देखेंगे 179 का करेक्ट आंसर हो जाता है थर्ड ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट है। 180 द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज यूजफुल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन एज इट सजेस्ट। आपसे यहाँ पूछा गया है कि फॉसिल्स जो है उसको आप किस तरीके से यूजफुल एविडेंस मान सकते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में। तो आइए देखते हैं। पहला, लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम, ये तो बिल्कुल नहीं है, इस एवोल्यूशन वाली फॉसिल्स के रिलेटेड बिल्कुल शब्द नहीं है ये बेटा स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात की जा रही है। लाइफ केम ऑन अर्थ, ये पैंसपर्मिया वाली बात हो गई है, ये भी गलत हो जाता है फॉसिल्स के रेस्पेक्ट में। न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अराउज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स, ये बायोजेनेसिस की बात है बेटा। ये अबायोजेनेसिस, ये पैंसपर्मिया, ये बायोजेनेसिस। लेकिन फॉसिल्स से आप कैसे जान सकते हैं कि धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कोई बहुत पुराना सेगमेंट है, ये 4-5 सेगमेंट आपको सेडिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ शुरुआत में मान लीजिए आपको प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट्स वगैरह देखने को मिले, उसके बाद आपको जो है वर्टिब्रेट्स वगैरह देखने को मिले थोड़े बहुत, फिर और हायर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मछली के साथ साथ और भी दूसरी चीजें देखने को मिली। और मतलब धीरे धीरे आप जो है अगर इन सेडिमेंट्स की एनालाइज करेंगे तो आपको जो अर्थ है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलेगी। और ये लाइफ फॉर्म्स जो है समय के साथ चेंज होती जा रही है, और चेंज ही तो बेटा क्या है, एवोल्यूशन है।
तो यही है कि लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर द टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन। ये भी आप जानते हैं कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो रिलेटेड है बेटा कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री से। तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट सेडिमेंट जब बना होगा तो उसी दौरान वहां रहने वाले ऑर्गेनिज्म उसके नीचे दब के मर गए होंगे और उसी से आप उनका फॉसिल जो है जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन पता कैसे चला कि एवोल्यूशन हुआ है? क्योंकि डिफरेंट सेडिमेंट में आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं। तो लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर द टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल लाइफ स्पैन, ये आपको देखने को मिला फॉसिल्स की फॉर्म में। और फॉसिल्स की स्टडी से बेटा तो 180 का करेक्ट आंसर हो जाता है फोर्थ ऑप्शन। और इसी के साथ आपके जूलॉजी के जो सॉल्यूशंस हैं ये खत्म होते हैं। सभी को अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच।